17 होता था सेंट्रल लीजिंग, ठीक है। जी। और बाद में ये IFRS 16 बन गया। तो जब ये IAS 17 होता था तो उस वक्त हाँ। लीजिंग की अकाउंटिंग काफ़ी डिफरेंट थी, और अब लीजिंग की हम्म। अकाउंटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई। ओके। सही है, तुमने लीजिंग के बारे में सुना तो है ना, F9 में तुमने पढ़ा था लीज क्या होती है, जी। ठीक है। तो लीजिंग को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि आपने किसी से उसका एसेट यूज करने के लिए ले लिया जी। और उसके अगेंस्ट आप उसको रेंट दे रहे हैं फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। हम्म। सही है। और लीज की दो क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है फाइनेंस लीज और एक होती है ऑपरेटिंग लीज। ओके। और दो पार्टीज होती हैं, एक को हम कहते हैं लेसोर और एक को कहते हैं हम्म। लेसी। जी। लेसोर वो होता है जो आपको लीज पे एसेट दे रहा होता है, और लेसी हाँ। वो होता है जो एसेट रिसीव कर रहा होता है। जैसे होता है जो रिसीव कर रहा था जैसा। बैंक से अगर तुम एक गाड़ी लीज पे लोगे ना तो बैंक बन जाएगा हाँ। लेसोर हाँ। और तुम बन जाओगे लेसी। जैसी ओके। F7 के सिलेबस में लेसोर की अकाउंटिंग नहीं है, लेसी की अकाउंटिंग है। दूसरे के अकाउंट में। ओके। सही है। अब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में डिफरेंस होता था पहले IAS 17 में। हाँ। जैसे ही IFRS 16 आया उसने वो डिफरेंस खत्म कर दिया। ओके। सही है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज स्टिल अ डिफरेंस बिटवीन के ऑपरेटिंग लीज क्या होती है और फाइनेंस लीज क्या होती है। ओके। सही है। जी। तो पहले तो हम चलते हैं कि IFRS 16 के अंदर लीज की डेफिनेशन क्या है। सही है। IFRS ओके। 16 defines a lease as a contract or a part of a contract that convey the right to use an asset for a period of time in exchange for consideration। एक कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को राइट टू यूज एसेट दे रही हो किसी डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन मिल रही हो। कंसिडरेशन का मतलब है रेंट। ओके। जो यूजर होगा एसेट इस्तेमाल करने वाला, जिसको हम लेसी कहते हैं, उसके पास राइट आ जाएगा कि वो ऑब्टेन कर सकता है सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट, और राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट। यानी कि लेसी के पास ओके। राइट होगा वो एसेट को जैसे इस्तेमाल करना चाहे, लेसी उसे मना लेसर उसे मना नहीं कर सकता। ओके। सही है। ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि लीज की डेफिनेशन क्या होती है, राइट टू यूज एसेट्स अगेंस्ट रेंटल। सही है। जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि फाइनेंस लीज में और ऑपरेटिंग लीज में बेसिकली फर्क क्या होता है। हम्म। तो वैसे तो मैंने कहा फर्क की अकाउंटिंग खत्म हो गई है ना, फर्क नहीं है अब। जी। लेकिन वैसे अगर जी बात पे। की जाए तो फाइनेंस लीज नॉर्मली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और ऑपरेटिंग लीज कंपैरेटिवली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो जो अच्छा। शॉर्ट टर्म लीज होती है उसको हम ऑपरेटिंग लीज कह सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लीज होती है उसको हम फाइनेंस लीज कहेंगे। ओके। सही है। जी सर। अच्छा, लीज की अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग करने से पहले अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, एक है राइट टू यूज जी। द एसेट, आइडेंटिफाइड हम्म। एसेट, एसेट आइडेंटिफाई हम्म। होना चाहिए। और दूसरी चीज है हम्म। राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट होना चाहिए। ओके। अब आइडेंटिफाइड एसेट का मतलब क्या है। वन एसेंशियल फीचर ऑफ अ लीज इज दैट देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट। दिस नॉर्मली टेक प्लेस थ्रू द एसेट बीइंग स्पेसिफाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ द हम्म। कॉन्ट्रैक्ट। For the asset to be identified, the supplier of the asset must not have the right to substitute the asset for an alternative asset throughout its period of use. The fact that the supplier of the asset has the right or the obligation to substitute the asset when a repair is necessary does not preclude the asset from being an identified asset. देखो तुमने एक बैंक से गाड़ी ली, सही है, जी सर। तो तुम्हारे पास तुम वो गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो। बैंक ये नहीं करेगा कि आपको कहेगा यार ये गाड़ी तो हमें किसी और को देनी है, आप एक काम करें इसकी जगह दूसरी गाड़ी ले लें। हम्म। सही है। तो आइडेंटिफाइड जी। एसेट का मतलब आपको पता होना चाहिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे। ओके। अगर आपको पता ही नहीं आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कभी आप एक गाड़ी इस्तेमाल करें, कभी दूसरी गाड़ी, कभी तीसरी गाड़ी, तो वो टेक्निकली लीज नहीं है क्योंकि वो आइडेंटिफाइड एसेट ही जी। नहीं है। ओके। हम सिर्फ एक ही गाड़ी लाइक यूज करना है
जब लीज पे अगर लेते हैं अगर तो। हमने एक एसेट आइडेंटिफाई कर लिया तो वो एसेट फिर लेसर आपको डिक्टेट नहीं कर सकता कि मैं ये एसेट ले लूंगा, फिर आपका एसेट है वो। ओके। दूसरी चीज, अच्छा इसमें एक एग्जांपल दी हुई है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड अ प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड P provides L with 20 trucks to be used for refuse collection on behalf of L for a 6-year period. The trucks which are owned by P are specified in the contract. L determines how they are used in the refuse collection process. When the trucks are not in use, they are kept at L's promise. L can use the trucks for another purpose if so chooses. If a particular truck needs to be serviced or repaired, P is required to substitute a truck for the same type. Otherwise, in other than that, on default by L, P cannot retrieve the truck during the 6-year period. L कौन है? लेसी। जी और लेसी के पास सारे राइट्स हैं कि वो ट्रक को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, प्रीमिसेस पे खड़े कर सकता है। इसका मतलब एसेट आइडेंटिफाई हो गया। जी हो गया। तो एसेट आइडेंटिफाई होने का मतलब ये लीज हो गई। जी लीज हो गई। सही है। अब दूसरी चीज, राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट। अगर मेरे पास एसेट है तो मैं ही बताऊंगा ना उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जी आप ही बताओगे। सही है। सो IFRS 16 states that a customer has the right to direct the use of an asset, identify asset if either the customer has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout its period of use. अब जैसे तुमने एक बैंक से गाड़ी ली, हम्म, तो गाड़ी कहाँ चलानी है, कैसे चलानी है, किसको बिठाना है, बैंक कोई बताएगा, आप डिसाइड करोगे ना। हाँ बता डिसाइड करेंगे, बैंक क्यों डिसाइड करेगा। हाँ, तो इसका मतलब है क्यों आप डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट है। हाँ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में किया होगा ना। वरना ये लीज नहीं होगी। ओके। सही है। जी सर। The relevant decision about use are predetermined, and the customer has the right to operate the asset throughout the period of use without the supplier having the right to change these operating instructions. सही है। अगर जी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन ली बैंक से, सही है, हम्म, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से लिखा हुआ है कि मशीन इस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ओके। तो अब बैंक आपको चेंज नहीं कर सकता कि जी आप ये पर्पस चेंज कर दें, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। हम्म, अगर चेंज कर सकता है तो फिर वो लीज नहीं होगी। ओके। सही, ये तो बात होगी लीज की डेफिनेशन पर और लीज के दो कंपोनेंट्स में बात होगी। ठीक है। अब हम्म, देखो, अब फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक ही है। ओके। और किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं हम? लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम्म, सही है। तो जी फॉर सर। एग्जाम्पल हमने एक एसेट लीज पे लिया, उसकी वैल्यू है 10 लाख, हम्म, तो हम 10 लाख देंगे, 10 लाख से ज्यादा रिटर्न करेंगे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द लीज। समझे सर, आप क्या बोल रहे थे। एक गाड़ी हमने बैंक से लीज पे ली, उस गाड़ी की कीमत है 10 लाख, हाँ तो हम बैंक को 10 लाख वापस करेंगे, 10 लाख से ज्यादा देंगे। डिपेंड। क्यों डिपेंड? बैंक आपको 10 लाख में गाड़ी क्यों देगा? लाइक सर वैल्यू कम हो जाएगी ना। नहीं, बैंक आपको 10 लाख वाली गाड़ी 10 लाख में क्यों देगा? बैंक आपसे अगर हम कहेगा, लीज। बैंक आपसे कहेगा जी हम 5 साल लीज पे दे रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी, हम आपसे 15 लाख रुपए चार्ज करेंगे। तो ये जो बैंक ये बात आपसे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है ना, दिस इज इंटरेस्ट। ओके। इसका मतलब है लीज के अंदर एक तो लीज की पेमेंट जाती है जी और दूसरा इंटरेस्ट जाता है, जी और ये दोनों चीज रेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं। जी जी सही है। तो हम जब जी भी एसेट लीज पे लेंगे, हम हर साल रेंट पे करेंगे। जी। उस रेंट के अंदर एक तो इंटरेस्ट होगा हाँ और एक हमारी जो लीज की लायबिलिटी होगी उसकी रीपेमेंट हो रही होगी हर साल। ओके। सही है। जी अब आ जाए अकाउंटिंग के ऊपर। With a very few exception, IFRS 16 abolishes the distinction between an operating lease and a finance lease in the financial statement of lessee. Lessee will recognize a right to use asset and an associated liability at the inception of the lease. ये इसकी अकाउंटिंग पहली अकाउंटिंग एंट्री बन रही है। जब हम एक एसेट लीज पे लेंगे तो हम अपने पास इमीडिएटली एक एंट्री पास करेंगे, एसेट को डेबिट कर देंगे हाँ और लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। ओके। सही है। एसेट को जी क्या सर। कहेंगे? राइट टू यूज एसेट डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट।
लायबिलिटी को तुम लीज ऑब्लिगेशन भी कह सकते हो। जी सर, ये ऑपरेशन में किया तो था। ये एंट्री पक्की रट्टा मारो, सही है, एसेट को डेबिट किया और लायबिलिटी को हाँ, क्रेडिट किया। क्रेडिट किया। अब सवाल ये सर मैं पैदा होता मोस्ट है, सवाल ये पैदा होता है कि किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बाज दफा क्या होता है, एसेट की वैल्यू अलग होती है और लायबिलिटी की वैल्यू अलग होती है। जी। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया हुआ है नीचे। IFRS 16 requires that the right of use asset and the lease liability should initially be measured at present value of minimum lease payment. किस पे रिकॉर्ड करेंगे? जी, मिनिमम लीज प्रेजेंट पेमेंट। वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। लीज पेमेंट। सही है। मिनिमम लीज पेमेंट क्या है? रेंटल्स। जी। जितने भी रेंट हम इसे देंगे अगले कुछ सालों में, उसको डिस्काउंट करके उसकी पीवी फाइंड आउट कर लेंगे, जी। और वो पीवी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी और एसेट की वैल्यू। जी। सही है। डिस्काउंट रेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे पीवी निकालने के लिए? द डिस्काउंट रेट यूज्ड टू डिटरमाइन प्रेजेंट वैल्यू शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज। लीज के अंदर जो इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ होता है, सवाल में दिया हुआ हाँ। होगा, उससे डिस्काउंट ओके। करके इसकी पीवी फाइंड आउट करेंगे। ओके। सही है। जी सर। अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक एसेट लीज पे ले लिया, सही है, हमें पता लग गया हाँ। ये एसेट आइडेंटिफाइबल एसेट है, राइट टू यूज हमारे हाँ। पास है, सब कुछ है। अब उसकी हम रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड होगा, लायबिलिटी के साथ इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड होगा। जी सर। सही है। अब आ जाते हैं पहले रिकॉर्डिंग द जी। एसेट। फाइनल अकाउंट के अंदर इसकी एडजस्टमेंट आती है। सही है। जी सर। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग द एसेट। द राइट ऑफ यूज एसेट वुड इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट वेयर रेलेवेंट। यानी कि जो हमें एसेट को डेबिट करना है उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? पहली चीज, एनी पेमेंट मेड टू द लेसोर एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट ऑफ द लीज माइनस एनी लीज इंसेंटिव रिसीव्ड। अगर हमने लेसर को इनिशियली लीज में एंटर होते वक्त कोई पेमेंट की है तो वो पेमेंट लेंगे हम। जी। अगर हमने कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड की है वो लेंगे। और अगर उस एसेट को फ्यूचर में रिमूव करने की कोई कॉस्ट लगेगी, जिसे कहते हैं जी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो वो जी। भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। ओके। तो एसेट की कॉस्ट में 3 कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। अगर हमने कोई जी। लेसर को पेमेंट की वो, अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड हुई वो, जैसे लीगल कॉस्ट होती है, और तीसरी जी। अगर उस एसेट को रिमूव करने की कोई कॉस्ट लगती है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो वो IAS 37 में हमने पढ़ा हुआ है कि डिसमेंटलिंग का प्रोविजन बनाते हैं। जी सर। अब फॉर एग्जाम्पल एसेट की वैल्यू आ गई, सही है, 10 लाख का हम्म, एसेट आ गया, ठीक है। तो एसेट हर साल डेप्रिशिएट होगा। होगा। ये एसेट किसका है? लेसर का है, लेसी का है? यस सर, होगा ना। ये लीगली तो लेसर का है, हाँ। लेकिन रियलिटी में किसका है? इसी का है। लेसी का है। तो डेप्रिशिएशन एसेट रिकॉर्ड किसने किया? लेसी ने। ऋषि ने किया हो। और डेप्रिसिएशन भी लेसी रिकॉर्ड करेगा। जी। सही है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? द राइट टू यूज एसेट जो अभी हमने ऊपर निकाला इज सब्सिक्वेंटली हाँ। डेप्रिशिएटेड। डेप्रिसिएशन इज ओवर द शॉर्टर ऑफ द यूजफुल लाइफ एंड द लीज टर्म। यूजफुल लाइफ क्या होती है? उस एसेट की टोटल लाइफ। लीज टर्म क्या होगी? कितने साल के लिए हमने लीज पे लिया है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, एस कार की लाइफ है 10 साल और हमने लीज पे ली 8 साल के लिए, जी। तो लीज टर्म क्या हो गई? 8 साल। जी। इन दोनों में से जो शॉर्टर ऑफ होगी ना, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके। सही है। जी। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि लीज टर्म जब एंड हो जाती है तो एसेट का टाइटल लेसी को ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एसेट लीज पे लिया, उसकी लाइफ है 10 साल, सही है, लीज टर्म है 8 साल, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जैसे ही लीज टर्म कंप्लीट होगी ये एसेट लेसी को खरीद लेगा। तो अब हम 8 साल के ऊपर डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, 10 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे।
सो अगर टाइटल एसेट का ट्रांसफर हो सकता है तो फिर शॉर्टर ऑफ का रूल नहीं लगेगा, फिर यूजफुल लाइफ लेंगे। ओके। सही है। और अगर टाइटल जी ट्रांसफर नहीं हो रहा तो टर्म ऑफ द लीज और लाइफ ऑफ द लीज में से जो पहले आ जाएगा वो ले लेंगे। ओके। अच्छा जी, लीज लायबिलिटी, एसेट की बात हो गई, एसेट की वैल्यू आ गई, डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे वो आ गया, अब लायबिलिटी पे आ जाए। The lease liability is effectively treated as a financial liability, which is measured at amortized cost, using the rate of interest implicit in the lease as the effective interest rate. IFRS 9 याद है? Amortized cost. जी सही है। जी लीज लायबिलिटी को फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट में जाएगी। जी। अब देखें एग्जांपल देखें। A lessee enter into a 20-year lease of one floor of a building with an option to extend for a further 5 years. Lease payments are 80,000 per annum. Rentals कितना है? 80,000। सही है। And 100,000 per annum during the optional period. यानी कि पहले 20 साल रेंट कितना होगा? 80,000, और अगले 5 साल का रेंट कितना होगा? 1 लाख पर एनम। जी। लीज का टोटल पीरियड कितना है? 25। 25 साल। सही है। To obtain the lease, the lessee incurred initial direct cost of 25,000. At the commencement of the lease, the lessee concluded that it is not reasonably certain to exercise the option to extend the lease, and therefore determined that the lease term is 20 years and the interest rate implicit in the lease is 6% per annum. The present value of the lease payment is 917,600. At the commencement of the lease, the lessee incurs the initial direct cost and measures the liability at 917,600. लाइबिलिटी किस पे रिकॉर्ड होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, जी। ये F7 में गिवन होगी। ओके। एसेट किस पे रिकॉर्ड होता है? उसमें कॉस्ट पे। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऐड हो जाती है। हाँ। तो ये जो ऊपर मिनिमम लीज पेमेंट है, अगर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती तो जो एसेट लाइबिलिटी का अमाउंट होता वही एसेट का अमाउंट होता। जी। लेकिन इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आ गई है तो अब पीवी ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऐड हो जाएगी 25,000 की। जी। कितना बन गया? 9,42,600। जी। इस पे एसेट रिकॉर्ड करेंगे और इसका डेप्रिसिएशन 20 साल पे चार्ज होगा। जी सर। तो इसकी जो एंट्री है मैं एक तरफ अलग कर देता हूँ। पहली एंट्री क्या होगी? एसेट डेबिट, जी। लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। इसमें एसेट की वैल्यू क्या होगी? राइट टू यूज एसेट की वैल्यू क्या होगी? मैंने 3 पॉइंट बताए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ओके। इसमें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर देंगे। सही है। उसके बाद एयर एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास होगी? डेप्रिसिएशन, डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट, करेंगे। वही IAS 16 वाला। जी। ये एयर एंड के ऊपर पास हो गई। सही है। अच्छा जी, फिर लायबिलिटी हर साल जो रिकॉर्ड होगी वो किसके ऊपर रिकॉर्ड होगी? अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी। जी। सही है। अब अमोर्टाइज कॉस्ट पे लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे? अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे बनेगी? उसका एक स्केड्यूल बनता है। वो स्केड्यूल कहलाता है लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। सही है। जी सर। इसमें एक कॉलम बनता है आपका ईयर का, एक कॉलम बनता है ब्रॉड फॉरवर्ड ऑब्लिगेशन का। जी। इसमें फाइनेंस कॉस्ट ऐड हुई अफेक्टिव रेट से, इसमें से रेंट माइनस हुआ,
और ये कैरेट फॉरवर्ड ऑब्लिगेशन आ गई। ये बिल्कुल IFRS 9 की अमोर्टाइज कॉस्ट वाला तरीका। ओके। सही है। तो अभी पिछली एग्जांपल जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर अगर मैं लीज की एग्जांपल लूँ तो 917600 की उन्होंने लीज लायबिलिटी बताई थी। ये आ गई इनिशियल लीज लायबिलिटी, एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। इनिशियल लायबिलिटी दी होती है क्या? हाँ, पीवी ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट गिवन होगी। ओके। अब फाइनेंस कॉस्ट 6% दी हुई थी, इसका 6% निकालो। फाइव फाइव जीरो फाइव सिक्स 550 फाइव सिक्स 55056। अब एक काम करो, इसमें ये प्लस करो और ये माइनस करो। सर लाइक 6% इनिशियल कॉस्ट पे लेना है, बी ऑब्लिगेशन निकालना है ना? इसके ऊपर ओके। एट नाइन टू सिक्स फाइव सिक्स 892656 ये एंडिंग ऑब्लिगेशन आ गई। जी ये अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगी। जी। इसके ऊपर 6% लगाओ। 53559 53 559 80,000 5 माइनस 6 कर दो। 866215। हेलो 866215। जी। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये फाइनेंस कॉस्ट जाएगी एज एन इंटरेस्ट। अब देखो रेंट कितना था, 80,000। इसमें इंटरेस्ट कितना है, बाकी बैलेंस निकालो। 24944 24944। ये क्या है, पेमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। तो रेंटल के अंदर एक कंपोनेंट तो इंटरेस्ट जा रहा है जी। और दूसरा कंपोनेंट क्या जा रहा है, जो हमने लायबिलिटी क्रेडिट की हुई है उसको खत्म कर रहे हैं। ओके। इसकी एंट्री क्या पास होगी, लीज ऑब्लिगेशन को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 2494। फाइनेंस कॉस्ट को डेबिट करेंगे, ये फाइनेंस कॉस्ट पीएनएल में चली जाएगी। जी। और हमने कितना रेंट पे किया, 80,000। ये क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट। सर हम लोग को लाइक कितने साल करना होगा, मेंशन किया होगा क्या? हाँ, पहले साल का पूछेगा या दूसरे साल का पूछेगा। लाइक पहले साल, लाइक कितने साल, लाइक पहले साल भी पूछ सकते हैं वो? वो दूसरे साल का भी पूछ सकता है, पहले साल का भी पूछ सकता है। अभी मैंने पहले साल की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। ओ, सही है। ओके। तो मेरे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आई थी वो आई थी 917600। जी अब लायबिलिटी तो आइडेंटिफाई हो गई, इंटरेस्ट भी आइडेंटिफाई हो गया। जी। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है राइट टू यूज एसेट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट ये आ रही है 917600।
इसमें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी? 25,000 की। 25,000 थी ना? हाँ भाई, इधर ही हो तुम? 25। हाँ सर, 25,000 किससे मिला? हाँ, ऐड करो उसको। नाइन फोर टू सिक्स डबल जीरो 9426 डबल जीरो। एसेट डेबिट इससे होगा। ओके सर, लाइक डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा दिया होगा। ओके हमेशा लाइक दिया हुआ नाइन होगा वन। और ऐड कर देंगे। ओके 91766 कॉस्ट होता है क्या? ये है लाइबिलिटी की वैल्यू, पीवी ऑफ एमएलपी। जो लाइबिलिटी की किधर? वैल्यू होगी वही एसेट की वैल्यू होगी। ओके किधर होगी? लाइक ओके। दिया हुआ होगा। ओके अब एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे। जी। डेप्रिसिएशन 20 साल पे करेंगे, जी सर, 20 क्योंकि साल टर्म करेंगे। ऑफ द लीज 20 साल है। ये 20 साल है। 942600 को 20 से डिवाइड करो, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जी। निकालो। 47,130। ये पीएनएल में जाएगा। जी। सही है। जी सर। बेसिकली मैंने 3 एंट्रीज पास कर दी। पहली एंट्री मैंने ओके एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। जी। एसेट दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट अलाउंस क्रेडिट। जी। और तीसरी एंट्री ये वाली। लीज ऑब्लिगेशन फाइनेंस सही टू है। रेंट। ये जो जी सर। पहली एंट्री है ना, एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, ये तो एक मर्तबा बनेगी जिस वक्त हम लीज में एंटर होंगे। ओके बाकी डेप्रिसिएशन हर साल बुक होगा जी। और लीज ऑब्लिगेशन की एंट्री हर साल बनेगी। ओके। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर पूछा जाए कितना बैलेंस है, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीजें जाएंगी, एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हाँ और एक फाइनेंस कॉस्ट एज एन एक्सपेंस। जी। तो पिछली एग्जांपल के अंदर डेप्रिसिएशन आ रहा था 47,130 और फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट आ रही थी 55,056। जी। 55,056 दोनों का प्लस कर दें, ये आपका एक्सपेंस हो गया। 102,186। ये इस साल का एक्सपेंस फॉर द ईयर। ओके अगर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में लीजिंग की एग्जांपल आती है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट बनाना होता है ना। जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये दोनों फिगर उठा लेंगे। हाँ अब बैलेंस शीट में क्या डालेंगे? एसेट से डिप्रिसिएशन एसेट माइनस और करेंगे। लायबिलिटी। एसेट। सही है। एसेट डालेंगे राइट टू यूज एसेट। ओके राइट टू यूज एसेट हमारे पास कितना था? जो एसेट की हमने वैल्यू निकाली थी 942,600। जी। सही है। 942,600, उसमें से एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। 895470। 89। 5470। ये बैलेंस शीट में नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आ गई। जी। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद करंट लायबिलिटी। जी। टोटल ऑब्लिगेशन एक साल के एंड पे कितनी है? इस कॉलम में जो ये वाला कॉलम है, ये पहले साल के एंड के ऊपर ऑब्लिगेशन बता रहा है। जी। कितनी ऑब्लिगेशन है? 892656। ये हमारी टोटल लायबिलिटी है। ओके लायबिलिटी तो हमारी ये थी ना, जी। वो कैसे बनी? इस साल हमने 80,000 का रेंट पे किया, उसमें से फाइनेंस कॉस्ट 55,056 चली गई और बाकी लायबिलिटी उतर गई। जी। सही है। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी लिखनी चाहिए?
892,656। 89 जी लेकिन ये लाइबिलिटी तो 19 ईयर्स में पे होगी ना, जी क्योंकि 19 साल बाकी हैं अभी लीज के। जी, वही समझ गए। सही है। नेक्स्ट ईयर कितनी लाइबिलिटी पे होगी? नेक्स्ट ईयर होगी लाइबिलिटी 866,215। नहीं, ये तो लाइबिलिटी हो जाएगी पेमेंट के बाद नेक्स्ट ईयर। हाँ ये लाइबिलिटी आज है, ये लाइबिलिटी 1 साल के बाद होगी। ओके। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। टू सिक्स डबल फोर वन 26, डबल फोर वन। ये करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। ओके यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि टोटल लाइबिलिटी को दो हिस्सों में तोड़ दो, एक करंट लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करो, एक नॉन करंट लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करो। ओके। तो इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है? ये बता रहा हूँ ना, ये नॉन करंट लाइबिलिटी, ओके करंट। ये नॉन करंट हो गई और हम्म। ये करंट हो गई। ओके इन दोनों को प्लस करोगे तो 892,656 बनना चाहिए, जी क्योंकि 892,656 टोटल ऑब्लिगेशन है। ओके सही है। जी। सर एक बात समझ में आई, अगर मसलन अगर 1 साल का होगा तो हम लोग 2 साल का क्यों करेंगे? ताकि करंट और नॉन करंट फाइंड आउट किया जाए। अगर 1 साल मेंशन किया तो हमें 2 साल, 2 साल करने के लिए करंट और नॉन करंट के लिए 2 साल करना ये पड़ेगा, स्केजुअल बनाना पड़ेगा। राइट? ये स्केजुअल हमेशा हम 1 साल आगे का बनाते हैं। 1 साल आगे वहां से। हाँ, 1 साल आगे का। अगर 3 साल का देगा तो 4 साल बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। जी सर। सर मसलन वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, लाइक मैं लीज बता रहा का? हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ फाइनल अकाउंट की। सर आपके पास रिकॉर्ड लेक्चर होगा तो अच्छा था, लाइक आप थोड़ा ये कहते जाए, मैं उसे बैकअप कर ले जाऊंगा। नहीं, ये IFRS 16 क्योंकि नया आया है ना, तो मेरे पास हाँ, IAS 17 का रिकॉर्डेड लेक्चर है। आई रजिस्ट्रिंग का नहीं है। हाँ, IFRS 16 का नहीं है क्योंकि नया आया है ना ये। और कब आया था ये? ये ACCA में अभी थोड़े अर्से पहले इम्प्लीमेंट हुआ। आई एफ आई 16 का है? नहीं, वो भी नया है। सर आई एस 5? लेकिन अगर तुम वैसे लेक्चर, कोई वीडियो लेक्चर चाहोगे ना, तो वो मिल हाँ जाएगा। IFRS 5 का मिल जाएगा। ओके। तो IFRS 5, आपकी छोटी, जी IFRS बोलिए। 5 का मिल जाएगा, IS 2 का मिल जाएगा, IS 8 का मिल जाएगा, 23 का मिल हाँ जाएगा। हाँ 41। 41 नहीं, 41 भी हम डायरेक्ट करेंगे। ओके 21 का है फॉरेन हाँ, एक्सचेंज। 21 मिल जाएगा। ओके सर, वो फॉरेन एक्सचेंज इजी है? कौन सा? 21 इजी है? 21 है तो इजी, लेकिन तुमने कभी वो पढ़ा है, एक्सचेंज रेट पढ़ा है, डॉलर पाउंड वगैरह? सर हम लोग अपना में पढ़ा था ना, वही है। हाँ, फिर आसान होगा तुम्हारे लिए, फिर तुम्हें पढ़ा हुआ है। सही है। सेल एट लो कॉस्ट बाय एट हाई प्राइस, अब उसकी हाई जरूरत समथिंग। उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसकी नहीं पड़ती है। वो हो जाएगा उसका सर कोई। आपके, अगर आपके पास है तो रिकॉर्डेड जो भी छोटे छोटे लेक्चर्स के हैं तो मैं स्लोली करते जाऊंगा, तो आपके लिए भी हाँ, आसान वो मैं होगा। शेयर करता हूँ तुम्हें, वो मैं शेयर करता हूँ। आपके लिए आसान होगा ना सर? मेरे लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं जो ना वो, हम कल क्या कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे, कल तुम्हारी आफ्टरनून में अवेलेबिलिटी है? जी सर, मैं बात ना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। हाँ, तो बस सही है ना, मैं मेरी कल जो है ना शाम में कोई क्लास नहीं है।
जी तो हम आफ्टरनून में कर लेंगे। तो हम आज ही ये कोशिश करते हैं IFRS 16 अच्छा खासा हो जाए, फिर जो है ना वो हाँ एक छोटा IAS कर लेंगे, हाँ और उसके बाद फिर IFRS 15 कर लेंगे, फिर एक छोटा IAS कर लेंगे, तो इस तरह से हो सर जाएगा। आप मुझे रिकॉर्डिंग लेक्चर का भी एक्सेस देंगे तो मैं बेहतर होता। रिकॉर्डेड का दे देता हूँ, तो मैं आज रात के अंदर मिल जाएगा। ओके सर। बाकी तुम फिर अच्छा आसान रहेगा, तुम्हें समझने में आने में आसानी होगी। जी सर। सही है, ये एग्जाम्पल कर लेते ना, तुम्हें लीज का आइडिया हो जाएगा। ओके। तो ठीक यही आएगा, इस बार में यही आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। इसी तरह का आता है। इसी मिनिमम लीज पेमेंट ओके। 8 लाख की है, इनिशियल डायरेक्ट हाँ कॉस्ट 25,000 की है, लीज टर्म 10 साल हाँ है, लीज इंटरेस्ट रेट जो है वो 10%। सही है। ओके। अच्छा, रेंटल जो हम पे कर रहे हैं पर एनम, रेंटल हम पे कर रहे हैं 1,20,000। सही है। जी सर। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2018, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा, एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ओके। सही है। जी सर। सबसे पहले तो एंट्रीज पास करते हैं। एसेट टू लीज ऑब्लिगेशन। सही, एसेट डेबिट, लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। जी सही है। जी। तो एसेट की वैल्यू कितनी होगी, 8 लाख। उसमें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऐड होगी ना। जी 8,90,000। राइट टू यूज एसेट की वैल्यू बनाओ, 800,000 प्लस 25,000, कितना हो गया। इसमें आगे कमीशन कितना था? क्या, डिप्रेशन कितने अमाउंट का था? डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 8,25,000 डिवाइडेड बाई 10, 82,500 पर एनम। ओके। अब अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं। ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड ऑब्लिगेशन, फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट और रेंटल। और रेंटल। ये फाइनल अकाउंट में बहुत काम आएगा तुम्हें ये स्केड्यूल। ओके। लीज ऑब्लिगेशन कितनी है ईयर 1 के स्टार्ट में, फिर वो लोग कितना मेंशन नहीं किया होगा कितने साल करना है? क्या चीज। कितने साल करना है मेंशन किया है क्या क्वेश्चन में? हाँ, इस साल का 2018 का, नहीं, 1 साल का। कितने, एक साल की करना है? हाँ, लेकिन हम 2 साल का बनाएंगे। जी सर। और फाइनेंस कॉस्ट थी 10%, कितना हो गया। 80,000। और रेंटल था 1,20,000, जी तो ऑब्लिगेशन कितनी हो गई। 7,60,000, 7 लाख कितनी, 60,000। 7 लाख। 7,60,000। ये हमारी बैलेंस शीट में टोटल लाइबिलिटी हो गई, जी लेकिन इस टोटल लाइबिलिटी को हमें 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, जी जोड़ना पड़ेगा, इसलिए करंट और एक करना लाइबिलिटी और पड़ेगा। नॉन करंट लाइबिलिटी। और इसके लिए इसको 1 साल और आगे बनाना पड़ेगा। जी सर। बनाओ, 17,000। वैल्यू निकालो। टेन वन सिक्स 7,16,000। 7 लाख 16,000। 716। जी सर। ये नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई, जी और इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 44,000। 44, जी सर। ये करंट लाइबिलिटी होगी। जी सर। सर थोड़ा क्वेश्चन देखना है जरा। हेलो,
हेलो हेलो सर, क्वेश्चन दिखाएं। क्या चीज? क्वेश्चन दिखाएं जरा। ओके ओके सर। सही है। यस सर। तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। जी सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट में वो यही पूछता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बताओ। तो किसमें प्रॉफिट एंड पूछता है लॉस लाइक? अकाउंट एडजस्टमेंट देकर अच्छा, सेक्शन ए में क्या पूछता है लाइक लीज के बारे में? छोटी सी एग्जांपल बना के थ्योरी पूछ सकता है या कैलकुलेशन पूछ सकता है। जैसे ये पूछ लेगा कि फाइनेंस कॉस्ट निकाल दो, या ये पूछ लेगा कि इसी डेप्रिसिएशन निकाल दो। इसी तरह निकलना होगा हमें। हाँ इसी तरह। ओके। तो पहले साल की फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? हाँ 80,000। 80,000। तो ये हो गए टोटल 1,60,000। 1,60,000। बैलेंस शीट के अंदर एसेट दिखाएंगे। जी जी, एसेट दिखाएंगे और उसमें मैनेज डिप्रिसिएशन करेंगे। एसेट दिखाएंगे तो एसेट था हमारा 825,000 का। 8 लाख 25,000। एट अच्छा लाख डेप्रिसिएशन 25। गलत गलत लिख दिया। डेप्रिसिएशन मैंने डेप्रिसिएशन 825 था। सही है, डेप्रिसिएशन 10 लाख किया था सर। हाँ 820। ओ इनकी डायरेक्ट कॉस्ट शामिल थी ना उसमें। जी सर। 162,500। तो बैलेंस शीट के जी अंदर एसेट था 825,000 माइनस माइन 82,500। जी। बताओ। 8,25,000। 8 लाख 7,42,500। लीज ऑब्लिगेशन नॉन करंट लायबिलिटी। जी। ये ऊपर हमने जो हाईलाइट की हुई थी डिफरेंस 716, निकाली थी। वो तो नॉन करंट लायबिलिटी है ना। 716,000। ओके। 716,000 और करंट पोर्शन क्या होगा इसका? डिफरेंस होगा ना? डिफरेंस होगा। अकाउंटिंग आसान है इसकी, अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। एक दफा तुम्हें एंट्री समझ में आ जाए ना 44,000, एंट्री समझ में आ जाए, इसका जी अफेक्ट सर। समझ में आ जाए, देन आसान। सर एंट्री 3 ही होगी ना एंट्री इसकी? पहले साल तो 3 होंगी, उसके बाद फिर हर साल 2 एंट्री होंगी। तो ये एसेट सर कौन सी डेबिट, 3 एंट्री? एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट हर साल नहीं बनेगी। एसेट डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट एक साल बनेगी ना, फर्स्ट साल पहले साल, बनेगी? हाँ पहले साल जब एसेट हमने लीज पे लिया होगा तब बनेगी। ओके, दूसरी? दूसरी डेप्रिसिएशन फाइनेंस हर साल कॉस्ट। बनेगी। डेप्रिसिएशन हर साल बनेगी और फाइनेंस कॉस्ट वाली हाँ हर साल बनेगी। ओके। वही वाला उतना ही। सही है। जी सर। अच्छा अब आ जाए, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू एसेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? ओके। देखो तुम्हें बताया था कि ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म होती है और जी, फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट लॉन्ग होती है। टर्म होती है। सही है। हाँ तो पहले ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग अलग करते थे, फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग अलग करते थे। हाँ। फाइनेंस लीज को एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करते थे हम्म, और ऑपरेटिंग लीज को एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे। जी। अब उन्होंने कहा ऑपरेटिंग लीज को भी आप एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करें। ओके। लेकिन बाज दफा लीज का पीरियड इतना शॉर्ट हो जाता है कि आप उसे एसेट हम्म, लायबिलिटी अप्रोच में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ तो फिर इसका एक डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, एक्सेप्शन है कि आपका लीज का अगर टर्म शॉर्ट हो जाए या हाँ। लो वैल्यू लीज होगी, सही है, जी। तो फिर हम ये वाला ट्रीटमेंट अडॉप्ट नहीं करेंगे। और कौन सा वाला अडॉप्ट करेंगे? फिर हम एक्सपेंस वाला ट्रीटमेंट अडॉप्ट करेंगे, पुराना वाला। ओके। सही है। जी। और उसके अंदर जो आपकी एंट्रीज पास होंगी वो प्रीवियसली ऑपरेटिंग लीज जो थी ना पहले, हाँ मसलन ऑपरेटिंग लीज पे एक एसेट लिया आपने, ठीक है, और हाँ। उसका रेंटल है पर एनम 200,000।
तो हम उसको जी पता सर। कैसे रिकॉर्ड करते थे, रेंटल एक्सपेंस डेबिट हाँ करते थे 200,000 और कैश क्रेडिट 200,000, हाँ अकाउंटिंग खत्म। जी। ना तो एसेट रिकॉर्ड करेंगे, खत्म। ना लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, ना फाइनेंस कॉस्ट, ना लीज ऑब्लिगेशन, कुछ भी नहीं। हाँ अब ये ट्रीटमेंट खत्म हो गया। जी। अब ये ट्रीटमेंट किसके साथ हो गया है, लो वैल्यू एसेट जी सर। और शॉर्ट टर्म एसेट्स। जी। टेक्निकली ये वही ऑपरेटिंग लीज वाला ट्रीटमेंट है। देखो 3.4, a short term lease is a lease that at the date of commencement of the lease has a term of 12 month or less। शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन क्या है, 12 मंथ और लेस का। इसका मतलब है 12 मंथ और 12 मंथ या एक उससे साल के अंदर। ज्यादा, हाँ 1 साल से ज्यादा की लीज होगी तो वो राइट टू यूज एसेट वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जो भी हमने ऊपर किया। ओके। और अगर तो एक ज्यादा साल होगी से, तो। हाँ 1 साल से कम होगी, 1 साल या 1 साल से कम होगी तो फिर सिंप्लीफाइड अप्रोच इस्तेमाल होगी। ओके। सही तो है, वो क्या होती है? वो ये जो अभी हम कर रहे हैं। हाँ। A lease that contains a purchase option cannot be a short term lease। परचेज ऑप्शन क्या होता है, परचेज ऑप्शन ये होता है, मैंने आपको 1 साल के लिए ना एक एसेट लीज पे दिया, जी। आपने कहा 1 साल के बाद जब ये लीज खत्म हो जाएगी ना हाँ। तो मैं तुमसे ये एसेट खरीद लूंगा। ओके। उस पे ये सिंप्लीफाइड अप्रोच इस्तेमाल नहीं होगी। ओके। सही है। जी सर। Lessee can elect to treat short-term lease by recognizing the lease rental as an expense over the lease term rather than recognizing a right to use asset in a lease liability। जी। The election needs to be made for relevant lease asset on a class by class basis। A similar election on a lease by lease basis can be made in respect of low value asset। सही है। जी सर। तो लो वैल्यू का ये ट्रीटमेंट हो गया आपका। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। The assessment of whether an underlying asset is of low value is performed on an absolute basis। Lease of low value asset qualifies for the simplified accounting treatment explained above regardless of whether those leases are material to the lessee। The assessment is not affected by the size, nature or circumstances of the lease। Accordingly, different lessees are expected to reach the same conclusion about whether a particular underlying asset is of low value। ओके। An underlying asset can be of low value if the lessee can benefit from use of the underlying asset on its own or together with other resources that are readily available to the lessee। The underlying asset is not highly dependent or highly interrelated। सही है। जी। अब देखो मसला क्या है, मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि लो वैल्यू एसेट जो होगा ना उसका ताल्लुक ऐसा है कि लेसी उसका जो बेनिफिट है, सही है, या तो वो ऑन इट्स ओन जी। ले रहा होगा या किसी और के साथ मिला के ले रहा होगा, जी। या फिर वो उस एसेट पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा होगा अगर लो वैल्यू एसेट होगा तो। डिपेंड नहीं अब होगा जैसे मैंने केवल। अब जैसे एक बंदे ने ना एक बाहर से मशीन इंपोर्ट की जी। और वो मशीन उसे एक बैंक ने लीजिंग के ऊपर इंपोर्ट करके दी, तो मशीन तो लो वैल्यू नहीं होगी ना। नहीं होगा। सही है। एग्जाम्पल ऑफ लो वैल्यू एसेट कैन बी टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, स्मॉल आइटम ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड टेलीफोन। ओके। अब जैसे 6 महीने के लिए मोबाइल लीज पे नहीं लिया जाता, वो लिस्ट पे लेते हैं कोई? हाँ लीज पे मिल जाते हैं, रेंटल के ऊपर मिल जाते हैं। जी सर। हर वो चीज जो रेंटल के ऊपर मिलती है उसको लीज कहते हैं। जी सर। फर्नीचर मिल जाता है, टेलीफोन मिल जाता है, ये सारी चीजें लो वैल्यू आइटम में आती ओके। लो वैल्यू आइटम। है। तो दो चीजें हो गई हाई देखो, वैल्यू। दो चीजें हो गई। हाई वैल्यू। हाई वैल्यू इसमें कौन सा आते हैं आइटम? हाई लेवल। हाई हाई वैल्यू लेवल। के अंदर कार आ गई, हाँ। प्लांट एंड मशीनरी आ गई। ओके। सही है। जी सर। अच्छा अब ट्रीटमेंट क्या बना देखो, अगर
शॉर्ट टर्म लीज होगी 12 महीने से कम वाली, हम्म या लो वैल्यू आइटम होगा, हम्म तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। जी और अगर शॉर्ट टर्म ना हो और हाई वैल्यू हो तो फिर राइट टू यूज हाँ एसेट वाली अकाउंटिंग करेंगे, वो लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनेगा और सारी चीजें वैसी चलेंगी। वो आई लेवल के लिए। हाँ, हाई लेवल। और उसके लिए 3 ट्रीटमेंट है ना, वही होगा ना, 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो बनेगी तीनों यस की। यस, बिल्कुल बिल्कुल ओके, सही है। जी सर। तो ये लीज की अकाउंटिंग हो गई। हाँ ठीक है। जी सर। अच्छा, अब इसके अंदर एक टॉपिक है, इसी इसी आईएफआरएस के अंदर एक टॉपिक है, सेल एंड लीज बैक। ये हमने F9 में भी सेल डिस्कस किया था। एंड लीज बैक। ये हल्का सा हमने F9 में भी डिस्कस किया था। जी, इसमें क्या ज्यादा है? नहीं, बस ज्यादा नहीं है। सेल एंड लीज बैक क्या होता है, देखो पहले मैं यहाँ से समझाता हूँ, फिर यहाँ से पढ़ लेंगे। तो इसमें से पढ़ लेते तो अच्छा होता है सर। अभी रुक जाओ। देखो, ए ने बी को एक एसेट सेल किया, जी सही है। जी सर। बी ने ये एसेट ए को लीज के ऊपर दे दिया, ओके। सही है। जी सर। लीगल ऑनर कौन है? लीगल ऑनर अभी तो ये बी है ना। बी है। रियल ऑनर कौन हो गया? के ए इसको अपने पास बुक्स में लीज वाली अकाउंटिंग करेगा, वही 3 एंट्रीज वाली, जी सर। सही है। जी। ये बात ध्यान में रखो कि पहले ओके। हमने एक एसेट बेचा, हाँ जब बेचा होगा तो उसमें गेन और लॉस आया होगा। जी, लिया हुआ सा है। क्या वो गेन और लॉस हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इमीडिएटली? कर ये है सकते हैं ना। ये है सवाल। क्या हम गेन और लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम्म। अब देखो, ओके। the treatment of sale and lease back depends on whether not the sale constitute the satisfaction of a relevant performance obligation under IFRS 5। अभी IFRS 5 के IFRS 15 के साथ कनेक्ट हो गया। IFRS 15 में ये बताता है कि सेल हुई या नहीं हुई। जी अगर सेल एंड लीज बैक के अंदर सेल हो गई, सही है, तो इसका जी। मतलब है ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, हाँ सही है। और जी। अगर सेल नहीं हुई तो इसका मतलब है ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ओके। इसका मतलब है ट्रीटमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, सेल हो गई, तो अलग ट्रीटमेंट होगा, और अगर सेल नहीं हुई तो अलग ट्रीटमेंट होगा। 4.2, जी ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सेल, एज्यूम कर लेते हैं कि सेल हो गई। If the transaction does constitute a sale under IFRS 15, then the treatment is as follows. मसलन मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर कहा कि ट्रांसफर is considered as a sale transaction। जी सेल एंड सर। लीज बैक में सेल हो गई, जी हो गए। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? द सेलर लेसी the seller lessee shall recognize only the amount of any gain or loss that relates to the right transfer to the buyer lessor। जी The buyer lessor shall account for the purchase of the asset applying applicable standard and for the lease जी applying the lesser accounting requirement, right? जी If the fair value of the consideration for the sale of an asset does not equal to the fair value of the asset, or if the payment for the lease are not at market rate, an entity shall make the following adjustment to measure the sale proceed at fair value। जी अब देखो होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि मैंने एक 5 मिलियन का एसेट था,
सही है, वो किसी को 7 मिलियन का बेच दे, जी तो सवाल ये पैदा होता है उसने मुझसे 7 मिलियन क्यों खरीदा? जी सर। 7 मिलियन का क्यों खरीदा उसने मुझसे? 5 मिलियन वाला 7 मिलियन में क्यों खरीदा? 5 मिलियन वाला 7 में क्यों किया? क्यों खरीदा? तुम खरीदोगे मुझसे 5 मिलियन वाली चीज 7 मिलियन में? नहीं करूँगा। हाँ, मैंने तो नहीं, अब खरीदवाते ना तुम्हें, कैसे देखो, ये देखो, एसेट की फेयर वैल्यू थी 5 मिलियन, तुमने जी उसको 7 मिलियन में बेच दिया। जी तुमने कहा कि मैं इस कंडीशन पे बेचूंगा कि तुम मुझे लीज पे दोगे। जी सर। कितने का गेन हुआ? 2 का। ये गेन किसकी वजह से हुआ है? 20 की वजह से। तो ये गेन इमीडिएटली तो रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो लीज की वजह से हुआ है। जी तो ये जो गेन होगा ये डेफर हो जाएगा और ओवर द लीज टर्म रिकॉग्नाइज होगा। अगर लीज टर्म 5 साल है तो ये गेन 5 साल पे स्प्रेड आउट हो जाएगा। जी। पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है। 5 साल में क्यों होगा? गेन कितना है? हेलो। गेन 2 साल का 2 मिलियन है। 2 मिलियन को 5 से डिवाइड करो, 400,000। 400। जी। ये हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेन रिकॉर्ड होगी। ओके। इनिशियली ये जो 2 मिलियन होगा ना, इसको हम जी डेफर्ड गेन रिकॉर्ड करेंगे एज अ लायबिलिटी। जी